नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट या यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया और जूनियर असिस्टेंट हो गया, इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ लोअर पीसीएस, पीसीएस एंड आईएएस तक के करंट अफेयर के एग्ज़ाम को हम लोग अपनी इस क्लास में कवर करने का काम करते हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आजकल करंट अफेयर के पूछे जाने का एक नया ट्रेंड बन पड़ा है। तो साथियों, उसी करंट अफेयर की क्लास को हम लोग यहाँ पे भी करने का काम करते हैं। अच्छे अच्छे करंट अफेयर को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते हैं, एग्ज़ाम में आने के चांस जिस क्वेश्चन को अच्छे से रहते हैं, या तो जिस दौर में जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप तक पहुँचाए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, तो उसी क्रम में आज मैंने फिर से करंट अफेयर की क्लास को लेके आया है। 13 तारीख कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज मैं भले 13 तारीख के करंट अफेयर यहाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन कल के करंट अफेयर और साथ ही साथ परसों दोनों दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो साथियों, हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। सबसे पहली है जानकारी है साथियों कि हमारी जो भारत की केंद्र सरकार की कैबिनेट है, वो कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। किसे? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग ABRY भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ABRY भी कह सकते हैं। तो साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे हम लोग ABRY भी कह सकते हैं, योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत रोजगार के नए अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित करेगा। ये जो साथियों पैकेज होगा, ये हमारा तीसरा पैकेज है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है, इसे साथियों आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत रोजगार के नए अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। साथियों, मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है। इसमें साथियों अगर बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष जो चल रहा है हमारा 2020-21 के लिए, मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए साथियों 1584 करोड़ रुपए की धनराशि, कितनी? 1584 करोड़ रुपए की धनराशि
1584 करोड़ रुपए की धनराशि। और साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो यह जो पूरी योजना अवधि है 2020-21 के लिए धनराशि और पूरी योजना अवधि के लिए अर्थात 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय की बात करता है, व्यय करने की बात है। साथियों ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसके तहत मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी जो केंद्र सरकार है वो 1584 करोड़ रुपए की धनराशि को खर्च करेगी। साथ ही साथ इस पूरे योजना अवधि की बात करें जो कि 2020 से 2021 के दौरान चलेगी, उस समय इस योजना के दौरान टोटल 22,810 करोड़ रुपए के व्यय होने की बात की जा रही है। कौन सी योजना के अंतर्गत? भारत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। ठीक साथियों अगर बात करें तो यह योजना 1 अक्टूबर 2020 और उसके बाद या तो 30 जून 2021 तक लगे नए कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। किसके लिए? 1 अक्टूबर 2020 और या तो फिर उसके बाद 30 जून 2021 तक जो भी नए कर्मचारी हैं उन कर्मचारी के संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सरकार 2 साल के लिए 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में 12% कर्मचारियों के योगदान और 12% नियोक्ताओं के योगदान यानी EPF के लिए 24% मजदूरी का भी भुगतान करेगी। साथ ही साथ साथियों सरकार 1000 कर्मचारी वाले रोजगार प्रदाता संगठनों के 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों वेतन भत्तों का 24% EPF में योगदान सरकार ही देने की बात कर रही है। ठीक साथियों, ये इसके अंतर्गत बातें हैं। अगली जानकारी है साथियों, इसी के अंतर्गत अगली नई जानकारी है करंट अफेयर के अंतर्गत कि तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ साथियों? तेलंगाना में। नई जानकारी है, तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथियों जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना में, साथियों जो हमारे भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री जिनका नाम है किशन रेड्डी ने तेलंगाना में हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र अर्थात नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयमेंट का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कौन किया साथियों? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहाँ? तेलंगाना स्थित हैदराबाद साथियों, कहाँ? हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित
हाकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में साथियों राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथियों हमारे भारत के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी जी तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के हैदराबाद के हकीमपेट में जो स्थित है सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, कौन सा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर स्थित है, इस सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया। किसका? राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इससे साथियों अगर बात करें राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयमेंट। नेशनल सेंटर फॉर इम्पावरमेंट बोलेंगे इसे, सशक्तिकरण ना, इम्पावरमेंट। साथियों जो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है इसे नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट भी बोलने का काम करते हैं। ठीक, इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी हैदराबाद के हकीमपेट स्थित, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के हकीमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया। साथियों यह जो हमारा है क्या कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दिव्यांग योद्धाओं को फिर से कौशल और पुनर्वास के लिए अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठान है, जिसे ड्यूटी के दौरान जीवन भर विकलांगता बना देने वाली चोट का सामना करना पड़ता है। ठीक साथियों, अर्थात सीआरपीएफ में या फोर्स में जो भी लोग नौकरी के दौरान ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है या ऐसे चोट खा जाते हैं वो जो कि जीवन भर दिव्यांग रहते हैं, तो उनके सशक्तिकरण के लिए यह पहला सेंटर खोला गया। यह साथियों हमारे भारत का जो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है यह भारत का पहला केंद्र है, पहला सेंटर है साथियों। ठीक, कंप्यूटर कौशल और विभिन्न खेल कौशल जैसे कई बाजार संचालित विशेषज्ञताओं का दिव्यांग योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उन्हें बल और देश की सेवा करने में सक्षम बनाया जा सके। दिव्यांग योद्धाओं के कल्याण के लिए हर संभव सहायता और सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथियों अगर बात करें तो हमारे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के महानिदेशक इस समय एपी माहेश्वरी जी हैं। ठीक साथियों, क्योंकि हम लोग सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं तो सीआरपीएफ के केंद्रीय, जैसे हम लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एपी माहेश्वरी जी हैं। कौन हैं? एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी जी क्या हैं? सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें साथियों कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ साथियों? नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है और सीआरपीएफ के निदेशक एपी माहेश्वरी जी वर्तमान में है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, तो ये नितिन गडकरी ने बिहार में
कोइलबर पुल का उद्घाटन किया। बिहार में साथियों हमारे जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, बिहार के बिहार में कोइलबर पुल का उद्घाटन किए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है साथियों नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलबर पुल का उद्घाटन किया। साथियों हमारे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, ये नितिन गडकरी जी बिहार में कोइलबर पुल का उद्घाटन किया। कौन से पुल? कोइलबर पुल का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलबर पुल का उद्घाटन किया। साथियों यह जो कोइलबर पुल है यह बिहार के सोन नदी में, कहाँ? बिहार के सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर, कहाँ? 1.5 किलोमीटर पुल का साथियों उद्घाटन किया। कोइलबर पुल जो है यह साथियों बिहार के सोन नदी पर है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा यह पुल है। कितना? 1.5 किलोमीटर लंबा यह पुल है साथियों। उद्घाटन किया। यह नया पुल रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल के स्थान पर बनाए जा रहे 6 लेन पुल का एक हिस्सा है, जो कि 138 साल पुराना है। यह साथियों जो उद्घाटन जिसका हुआ है कोइलबर पुल का, इसमें साथियों मौजूदा 2 लेन पुल के है। यह वर्तमान में ये जो कोइलबर पुल है साथियों, वर्तमान में यह 2 लेन का पुल है, लेकिन इसी को 6 लेन पुल बनाए जाने की बात की जा रही है। इसी के स्थान पे साथियों 6 लेन पुल का बनाए जाने की बात की जा रही है। जो यह साथियों कोइलबर पुल है यह 138 साल पुराना पुल है। कोइलबर पुल जो है साथियों वह 138 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? जो कि साथियों 2 लेन का है। कितने लेन का? 2 लेन। इसी को साथियों अब इसी के स्थान पे 6 लेन पुल बनाने की बात की जा रही है। इसमें साथियों 3 लेन पुल के निर्माण की कुल लागत 266 करोड़ रुपए है। साथियों इस 3 लेन के अगर पुल निर्माण की बात किया जाए, जो यह कोइलबर पुल है इसी के अगर 3 लेन पुल के बात की जाए, 3 लेन पुल के निर्माण में जो लागत आएगी साथियों यह 266 करोड़ रुपए आएगी। 266 करोड़ रुपए लागत 3 लेन पुल के बनाने में आएगी। यह पुल साथियों बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क भी है। यह पुल जो होगा साथियों, यह पुल बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच का यह पुल होगा, जो कि एक प्रमुख पुल है। सड़क भी है साथियों। एक बार जब यह 6 लेन पुल पूरी तरह से चालू हो जाता है तो NH 922 और NH 30 पर यातायात को काफ़ी सुगम बना देगा। ऐसा इनका मानना है, ऐसा कहना है कि यह पुल जब 6 लेन का पुल बनकर तैयार होगा तो जो हमारा NH 922 कौन सा नेशनल हाईवे 922 और साथ ही साथ NH 30 दोनों के बीच जो यातायात होगी साथियों वह क्या होगी? काफ़ी सुगम हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी साथियों। ऐसा हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
जिनका नाम नितिन गडकरी है, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक साथियों, अब इसी में साथियों अगर हम अगली जानकारी की बात करें, अगली नई जानकारी की, तो अगली नई जानकारी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अगली न्यू जानकारी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है। मैं बता रहा हूँ कि ये योजना क्या है, थोड़ा सा रुकिए। योजना को मंजूरी दी है। हमारी जो साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यह पीएम वानी योजना की शुरुआत की है। कौन सी? पीएम वानी योजना की शुरुआत की गई। सबसे पहले साथियों आप सब ये जानिए, इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें साथियों, पीएम वानी की अगर बात करें तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल इसे कहेंगे। ठीक साथियों, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री वानी जो योजना है, इसे हम लोग प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल कहेंगे। साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल नामक एक योजना को क्या दिया गया है? मंजूरी दिया गया है। ठीक साथियों, यह योजना किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक, किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय के दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और वाईफाई सेवाएं देने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना इसका क्या है साथियों? मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक साथियों, इसका क्या है? यह मुख्य उद्देश्य है। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो रोमानिया के जो पीएम, जिनका नाम है लुडोविक ओरबान, कहाँ के? रोमानिया के पीएम हैं। न्यू जानकारी है, रोमानिया देश के पीएम, रोमानिया देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है लुडोविक ओरबान, लुडोविक ओरबान लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथियों, रोमानिया के पीएम हैं कौन? रोमानिया देश के पीएम
रोमानिया देश के पीएम है जिनका नाम है लुडोविक ओरबान। क्या नाम है? लुडोविक ओरबान उनका नाम है। ठीक साथियों, तो रोमानिया के जो पीएम हैं प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने 2020 के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी, इनके पार्टी का क्या नाम है साथियों? इनके पार्टी का नाम है नेशनल लिबरल पार्टी, नेशनल लिबरल पार्टी। ठीक साथियों, तो नेशनल लिबरल पार्टी जो है, पार्टी की हार के बाद अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है क्लास इओहनीस ने रक्षा मंत्री निकोले, साथियों रोमानिया के अगर हम क्या राष्ट्रपति की बात करें, रोमानिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है क्लास इओहनीस, क्लास इओहनीस नाम है साथियों। साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं समझाने का काम करूंगा। एक इन्फॉर्मेशन पहले और लीजिए। रोमानिया के साथियों अगर बात करें किसके? रक्षा मंत्री की। रोमानिया के रक्षा मंत्री, रोमानिया के रक्षा मंत्री जिनका नाम है निकोले इओनेल सिउका। देखिए फिर से समझिए, इस क्वेश्चन को समझने का काम करिए साथियों कि रोमानिया देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लुडोविक ओरबान, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया? कि इनकी जो पार्टी थी, जिस पार्टी का नाम है नेशनल लिबरल पार्टी। क्या नाम है? नेशनल लिबरल पार्टी। नेशनल लिबरल पार्टी इनके जो रोमानिया के जो प्रधानमंत्री थे लुडोविक ओरबान जी, इनके पार्टी का नाम है नेशनल लिबरल पार्टी। तो साथियों इनके पार्टी की क्या हुई है, जब इनका 2020 के संसदीय चुनाव हुआ तो उसमें साथियों इनकी पार्टी क्या हुई? हार गई, जिसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो साथियों रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है क्लास इओहनीस, रोमानिया के राष्ट्रपति का नाम है क्लास इओहनीस, इन्होंने रोमानिया के रक्षा मंत्री किसके? रोमानिया के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है निकोले इओनेल सिउका, निकोले इओनेल सिउका को साथियों देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रोमानिया के राष्ट्रपति रोमानिया के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम लुडोविक ओरबान है, इनके इस्तीफा देने के बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लास इओहनीस ने रोमानिया के ही रक्षा मंत्री जिनका नाम निकोले इओनेल सिउका है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक साथियों, ये जानकारी की बात है। अब हम साथियों रोमानिया के अगर राजधानी की बात करें तो बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? रोमानिया की राजधानी रोमानिया की राजधानी की बात करें तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट।
बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें साथियों तो मुद्रा रोमानिया ल्यू। अगर रोमानिया के मुद्रा की बात करें तो रोमानिया ल्यू, रोमानिया ल्यू यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? रोमानिया के। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो रोमानिया के राष्ट्रपति का नाम मैंने बताया कि क्लास इओहनीस जी यहाँ के राष्ट्रपति, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई जिनका नाम है निकोले इओहनीस सिउका, जो कि पूर्व में रोमानिया के ही रक्षा मंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? रोमानिया के ही रक्षा मंत्री हुआ करते थे। ठीक साथियों, अब इसी में साथियों हम लोग अगली नई जानकारी की बात करें तो सोनू सूद जी जो हैं, कौन हैं? सोनू सूद। तो सोनू सूद ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में शामिल हो गए हैं। अगली जानकारी है सोनू सूद। सोनू सूद जी वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है। क्या किया? टॉप किया है। ठीक साथियों, भारतीय अभिनेता हैं। सोनू सूद की बात करें, सोनू सूद जी एक भारतीय अभिनेता हैं। क्या हैं? भारतीय अभिनेता हैं। सोनू सूद जी साथियों क्या हैं? भारतीय अभिनेता हैं। ने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित की गई। साथियों ये जो सूची कौन सी? विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की जो सूची जारी की गई, यह सूची कौन जारी किया? यूनाइटेड किंगडम की ईस्टर्न आई समाचार, यूके की ईस्टर्न, यूके की जो है कौन? ईस्टर्न आई समाचार, ईस्टर्न आई समाचार। साथियों विश्व की ये जो 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची है, इसे यूनाइटेड किंगडम की ईस्टर्न आई समाचार ने जारी किया है। 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया। इस सूची में साथियों जो भारतीय अभिनेता हैं सोनू सूद जी, विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में, जो कि 2020 की वर्ष 2020 की यह सूची है, इसमें इन्होंने टॉप किया। क्या किया साथियों? टॉप किया। साथियों 47 वर्षीय प्रतिभाशाली बॉलीवुड स्टार को कोविड-19 महामारी के दौरान अपने प्रेरक परोपकारी कार्यों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। सोनू सूद ने 2020 का टॉप एशियाई सेलिब्रिटीज बनने के लिए कई ग्लोबल स्टार को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें हॉलीवुड, संगीत उद्योग, टेलीविज़न, साहित्य और सोशल मीडिया शामिल है। भारतीय गायक अरमान मलिक अपने बेहतर संगीत के लिए 5वें स्थान पर रखा गया। साथियों जो भारतीय गायक हैं जिनका नाम है अरमान मलिक, उन्हें अपने बेहतर संगीत के लिए 5वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें अंग्रेजी भाषा के गाने भी शामिल हैं। साथ ही साथ इस सूची में साथियों 6ठे स्थान पर बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जोनास, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भारतीय स्टार बनी हुई हैं, जबकि बाकी शीर्ष 10 में पेन इंडिया स्टार प्रभास 7 शामिल है। कौन? बाकी जो शीर्ष हैं साथियों, बाकी जो शीर्ष के 10 हैं, उस 10 में पैन इंडिया स्टार प्रभास शामिल हैं। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें तो कैलोरीना अरूजे, क्या नाम है? कैलोरीना अरूजे ने वर्ष 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन
बनी हुई हैं। अगली जानकारी है कैरोलिना अरूजो। कैरोलिना अरूजो। कैरोलिना अरूजो वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। साथियों, क्या नाम है इनका? नाम है कैरोलिना अरूजो। क्या नाम है? कैरोलिना अरूजो ने वर्ष 2020 का, कौन सा वर्ष 2020 का, वर्ष 2020 का साथियों रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीतने का काम किया है। वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार, यह साथियों कौन सा पुरस्कार होता है? रामानुजन पुरस्कार होता है, जो प्रत्येक साल दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार के अंतर्गत आता है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार कैरोलिना अरूजो ने जीता है। ठीक साथियों, 2020 भी यहाँ लिख दीजिए। साथ ही साथ बात करें साथियों, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन हैं डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। इनके अगर बात करें साथियों, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो कहाँ साथियों? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है साथियों। क्या है ये? जो डॉक्टर कैरोलिना अरूजो हैं, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को वर्ष 2020 का जो रामानुजन पुरस्कार है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, जिसका नाम क्या है, जो वर्ष 2020 में रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है कि रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन के तौर पे ब्राज़ील की जो डॉक्टर कैरोलिना अरूजो हैं, उन्हें रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट, ये किस इंस्टीट्यूट में है साथियों? जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिशियन है साथियों।
ठीक, कौन से इंस्टीट्यूट में? रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिशियन हैं। इन्हीं को साथियों 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन दिया गया है। उनका कार्यक्षेत्र साथियों विरेशनल ज्यामिति, क्या नाम है इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो इनका कार्य क्या है? विरेशनल ज्यामिति जो है पर केंद्रित है, जिनका उद्देश्य एलजेब्रा प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना इनका मुख्य कार्य है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार साथियों, यह पुरस्कार जो है साथियों, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। यह पुरस्कार ICTP अर्थात इंटरनेशनल केयर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकसित देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वालों किसी एक शोधार्थी को दिया जाता है। ये साथियों भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के सहयोग से विकसित देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एक शोधार्थी को दिया जाता है। ठीक साथियों, अब अगर बात करें साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के अध्यक्ष की बात करें तो कार्लोस केनिंग इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हैं साथियों कार्लोस केनिंग। कार्लोस केनिंग इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ साथियों अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ मुख्यालय की बात करें अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का मुख्यालय कहाँ साथियों? तो इसका मुख्यालय बर्लिन अर्थात जर्मनी में है। इसका मुख्यालय बर्लिन अर्थात जर्मनी में है। साथ ही साथ साथियों इसके अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ अभिभावक संगठन की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद द्वारा इसका अभिभावक है। इसका अभिभावक साथियों, अभिभावक संगठन की बात करें तो इसका अभिभावक संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। साथ ही साथ साथियों इसकी स्थापना किसकी? अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की स्थापना की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की स्थापना इसकी स्थापना साथियों 1920 में की गई। कब? 1920 में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की स्थापना किया गया। ठीक साथियों, मैंने इसके बारे में आपको विशेष विस्तृत जानकारी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के अध्यक्ष कार्लोस केनिंग हैं। इसका मुख्यालय साथियों बर्लिन अर्थात जर्मनी में है। इसका साथियों अभिभावक संगठन अर्थात इसका यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की स्थापना की बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1920 में इसकी स्थापना की गई। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करेंगे साथियों हम लोग। अगली न्यू जानकारी की बात करें, इसे आप लोग नोट करिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे करंट अफेयर आज आप लोगों को दिए जा रहे हैं। अगली नई इन्फॉर्मेशन है साथियों कि बजरंग पुनिया और एला वेनिल वरा रिवन स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बजरंग पुनिया क्या नाम है? बजरंग पुनिया और एक और खिलाड़ी हैं साथियों जिनका नाम है एला वेनिल
वलारिवन एक ही नाम है। वलारिवन ने स्पोर्ट पर्सनल ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। साथियों बजरंग पुनिया, क्या नाम है, बजरंग पुनिया और एला वेनिल वलारिवन ने स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है। कौन सा पुरस्कार? स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। साथियों ये जो कौन है, भारतीय एथलीट बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया क्या है? भारतीय एथलीट, क्रिस्टाइल कुश्ती, किसमें साथियों? क्रिस्टाइल कुश्तीबाज हैं ये, फ्रीस्टाइल कुश्ती। और साथ ही साथ अगर इनकी बात करें, किसकी? ये जो एला वेनिल वलारिवन है, इनका क्या नाम? ये साथियों निशानेबाज हैं। क्या हैं? निशानेबाज हैं, निशानेबाजी करते हैं साथियों। ये एक निशानेबाज है। कौन? एला वेनिल वलारिवन। और बजरंग पुनिया की बात करें तो ये भारतीय एथलीट की तरफ से एथलीट्स हैं। साथियों ये दोनों लोग को वर्चुअली माध्यम से 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान, कौन से? 10वीं ग्लोबल समिट के दौरान, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट साथियों, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान साथियों फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो साथियों कौन सा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार है साथियों, यह फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स 2020 का शीर्ष पुरस्कार है। किसका साथियों? स्पोर्ट्स इंडिया, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, ये साथियों अवार्ड जो स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार है, यह पुरस्कार फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स का शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्थात सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया स्पोर्ट के क्षेत्र में। वर्ष 2019-20 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों एथलीटों ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार की विजेता हुए हैं। किसके? स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर में महिला की बात करें तो महिला में एला वेनिल वलारिवन को मिला। साथ ही साथ पुरुष की बात करें तो बजरंग पुनिया को मिला। साथियों अगर बात करें तो खेल को बढ़ावा देने वाला इस खेल को कौन सा, ये जो खेल है एथलीट्स है, एथलीट्स खेल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश इस खेल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देता है, मतलब सर्वाधिक योगदान देता है, इस खेल में महत्वपूर्ण रुचि रखता है। साथ ही साथ खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी की बात करें तो अनिल कुंबले की एक निजी कंपनी है जो इस खेल को एथलीट्स खेलों को सर्वाधिक बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक साथियों, और सबसे ज़्यादा इस खेल में रुचि, एथलीट्स खेल में रुचि की बात करें तो रुचि सर्वाधिक रखने वाला राज्य अगर बात करें तो उस क्षेत्र में सर्वाधिक रुचि रखने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक, एथलीट्स में।
अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली नई जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। साथियों बात करें तो जो हमारा ब्रेक डांसिंग गेम है, कौन सा ब्रेक डांसिंग गेम है, इस गेम को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, इस समिति ने ब्रेक डांसिंग गेम को ओलंपिक गेम्स में शामिल करने की बात किया है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नए और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ओलंपिक में नई एंट्री के रूप में ब्रेक डांसिंग, क्या नाम है इस खेल को, ब्रेक डांसिंग कहते हैं साथियों, BREAK डांसिंग। ब्रेक डांसिंग खेल को साथियों एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पंजीकृत किया गया है। ओलंपिक आयोजन में ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। इसे साथियों अगर बात करें तो ओलंपिक आयोजन जब किया जाएगा तो उस आयोजन में साथियों इस खेल को किस नाम से जाना जाएगा, ब्रेकिंग खेल से के नाम से इसे जाना जाएगा। साथ ही साथ ब्रेकिंग 2024 पेरिस गेम्स 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत करेगा। यह साथियों पेरिस गेम्स 2024 जो होगा, जो ब्रेकिंग खेल है, जो कि ब्रेक डांसिंग गेम है, तो यह खेल साथियों पेरिस के, कहाँ के, पेरिस गेम्स 2020 पेरिस गेम्स 2024 जो आयोजित होगा, यहीं से इस ब्रेकिंग खेल की ब्रेकिंग गेम्स की शुरुआत की जाएगी। ठीक साथियों टोक्यो गेम्स 2021 पहले 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 नए खेल, इसी के अंतर्गत साथियों 3 नए खेल भी शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, स्केट बोर्डिंग, 3 नए खेल शामिल किए गए हैं। किसमें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में ओलंपिक गेम्स के दर्जा की बात करें तो ओलंपिक गेम्स के दर्जे में बात करें साथियों तो 3 नए खेल शामिल किए गए। कौन कौन, स्केट बोर्डिंग, साथ ही साथ एक गेम और है साथियों जिसका नाम है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। साथ ही साथ एक गेम और है जिसका नाम है सर्फिंग। ठीक साथियों, ये तीनों खेलों को भी ओलंपिक गेम्स में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय है साथियों, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। लॉजेन स्विट्जरलैंड।
साथ ही साथ साथियों अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख इस समय अध्यक्ष हैं। थॉमस बाख जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसकी स्थापना साथियों 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में किया गया था साथियों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो यूनिसेफ डे, कौन सा यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? अगली नई जानकारी है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को साथियों। कब? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष साथियों 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया गया था साथियों। इसका गठन कब किया गया था साथियों? इसके अगर गठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका गठन किया गया था साथियों। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूनिसेफ का गठन किया गया था, जिसके कारण 11 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण साथियों हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण के सुधार में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया। साथियों 11 दिसंबर को जो ये मनाया गया 1946 को, किसके लिए? जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 46 को, सेकेंड वर्ल्ड वार टू के दौरान जो हताहत हुए बच्चे थे जिनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण के सुधार के लिए किसका गठन साथियों? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, साथियों यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता है। जो यूनिसेफ है साथियों, यूनिसेफ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों यूनाइटेड नेशंस। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष को अगर इंग्लिश में बात करें, जिसे हम लोग यूनिसेफ कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड को ही हम लोग यूनिसेफ के रूप में जानते हैं। ठीक साथियों, यह बदल से बदल कर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। इसका नाम भी साथियों बदल कर, इसी का नाम अब बदल कर अब कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रंस फंड के नाम से अब हम लोग, जिसका नाम साथियों पहले था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे इंग्लिश में हम लोग जानते थे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसी का नाम अब बदल करके साथियों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम लोग अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के रूप में जानते हैं। ठीक साथियों, इसे साथियों पिछले नाम के आधार पर लोकप्रिय इसके छोटे नाम से जाना जाने लगा। ठीक, अब अगर बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय किसका, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें साथियों, यूनिसेफ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय अगर बात करें न्यूयॉर्क अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक साथियों, और अगर इसके कार्यकारी निदेशक की बात करें तो हेनरीटा एच फोर इसके निदेशक हैं, कार्यकारी निदेशक भी हैं इसके साथियों। कार्यकारी निदेशक इसके हैं साथियों हेनरीटा एच फोर, हेनरीटा एच फोर यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक साथियों, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है। ठीक साथियों, तो 11 दिसंबर को साथियों प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। ग्यारह दिसंबर को साथियों, कब 11 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक साथियों, यह साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है। यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक साथियों, जो कि दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। साथियों, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का अगर बात करें तो मुख्य विषय क्या था इस वर्ष साथियों, वर्ष 2020 का
वर्ष 2020 का इंटरनेशनल माउंटेन डे जो मनाया गया, तो इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें, मुख्य विषय की बात करें, विषय, तो इसका विषय था साथियों माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या था मुख्य विषय? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी वर्ष 2020 में साथियों जो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया, इस दौरान वर्ष 2020 का इंटरनेशनल माउंटेन डे के अगर मुख्य विषय की बात करें तो इसका मुख्य विषय था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसका मुख्य विषय था जो कि साथियों इनकी संबद्ध जैव विविधता को चिन्हित करने के साथ साथ उनमें सामने आने वाले खतरों का भी समाधान करने पर केंद्रित है। इसके साथियों जो माउंटेन बायोडाइवर्सिटी है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जैव विविधता को चिन्हित किया जाए और इसी के साथ साथ साथियों सामने आने वाले खतरों का भी समाधान करने पर इसके अंतर्गत बात किया जाए। ठीक साथियों, तो अगर हम लोग बात करें साथियों, तो ये हम लोगों के आज का कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे साथियों। तो हम लोगों ने उसे करने का काम किया जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एक दिवसीय परीक्षाओं में आने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, तो इसी के साथ क्लास को मैं अब ओवर करता हूं। एक महत्वपूर्ण बात आपसे लोगों से मैं कह रहा हूं, तो साथियों एकदम इम्पॉर्टेंट ही करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को कराए जाते हैं। आप लोगों से हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्लासों को सबसे ज़्यादा शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जहाँ भी आपकी सोशल मीडिया पैठ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो। ठीक साथियों, और साथ ही साथ एक जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की साथियों के लिए बाल विकास की, हिंदी की और सामाजिक विज्ञान की कुछ क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। ठीक साथियों, जो कि इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि खास तौर पर टारगेट ये किया जा रहा है कि जो 31 जनवरी 2020 को सी टेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को समाप्त कर लें। तो आप लोग अपने जुड़े हुए संबंधी जो भी लोग हैं, या तो आप स्वयं लोग जो भी लोग यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप लोग भी अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक साथियों, सफलता निश्चित है। तीनों के सिलेबस को एकदम मर्ज करते हुए अच्छे से डीपली एक्सप्लेन के साथ एक एक शब्द का एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। ठीक साथियों, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर यहीं से क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।